हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से 2240 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर पुरुष महिला की परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 दोस्तों, इसका फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। विस्तृत विज्ञापन जल्दी देखो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बोनस मार्क्स के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के एक्सपीरियंस के मार्क्स से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, संविदा कर्मचारियों के एक्सपीरियंस के मार्क्स से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस के मार्क्स कितने मिलेंगे, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, यह स्पेशल वीडियो है और इस स्पेशल वीडियो में जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, नोटिफिकेशन की एक एक पॉइंट की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यह स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं। तो यूपीपीएससी से स्टाफ नर्स मेल फीमेल है ना, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप नर्सिंग ऑफिसर बोलो। तो यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की 2240 पदों पर परमानेंट भर्ती आ चुकी है। विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस भर्ती के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी देंगे, बस आपको वीडियो इसके मत करना है। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे 21 अगस्त से जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आप लोग जो हैं 21 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जो मेल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और जो फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन है, दोनों का थोड़ा सा क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, उसकी भी जानकारी देंगे। क्लियर है? तो चलिए आपको लेके चलते हैं यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी का दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशंस का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर है A3/E1/2023 21 अगस्त 2023 का डेट मेंशन है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 21 अगस्त 2023 है और फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट 21 सितंबर है और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 21 सितंबर रखी गई है। आगे यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए दिशा निर्देश से पढ़ लेना। व्यू एडवर्टीजमेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे नीचे आइए, आप लोग देखिए व्यू एडवर्टीजमेंट इनक्लोजर, क्लिक हेयर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल। हिंदी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकती हो, इंग्लिश पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकती हो। तो जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका विस्तृत विज्ञापन है, प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया गया है और सैंपल कॉपीज भी है। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के प्रोसेस के बारे में सैंपल कॉपी दिया गया है। इस पर क्लिक करके सैंपल कॉपी ऑफ कंप्लीट प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हम लोग हिंदी में ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यह हिंदी में दोस्तों विस्तृत विज्ञापन ओपन हो चुका है आपके सामने और इसी नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी देंगे। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बस आपको वीडियो को इसके मत करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या है A3/E1/2023 दिनांक 21 अगस्त 2023। स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 अगस्त 2023 एंड ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 एंड ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी दोस्तों 21 सितंबर 2023 रखी गई है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 5 पेज का यह विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शुरू में बताया गया है महत्वपूर्ण में 1 पॉइंट आई में देखोगे तो या बोलेंगे 1
OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि OTR नंबर नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर पाओगे, यानी फॉर्म नहीं भर पाओगे, यही बताया गया है। क्लियर है। नंबर सेकंड देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के अंदर आयोग की वेबसाइट UPPSC से अपना OTR नंबर प्राप्त कर लें। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त कर लें और इसके बाद फिर दोस्तों आपको जो है फॉर्म भरना है नर्सिंग के लिए। नंबर थर्ड, OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आगे नंबर 2 में देखिए, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। जैसे आपने आधा अधूरा फॉर्म फिल किया है तो आपकी जो फॉर्म है दोस्तों, क्लियर है, जो आपके फॉर्म है ये याद रखिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आज स्वीकार कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी OTR के बारे में बताया गया था, विशेष सूचना में बताया गया कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन विशेष सूचना में प्यारे दोस्तों देखिए, विशेष सूचना का में देखिए, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। खा में देखिए, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा OTR में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं, निर्देश SMS अथवा ईमेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे, है ना। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या दिशा निर्देश, बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। मैं इसकी जानकारी तो आपको नहीं दूंगा क्योंकि जब मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कैसे फॉर्म भरना है उसमें ही सारी जानकारी दे दूंगा। स्पेशल वीडियो आएगी। तो मैंने प्रथम चरण में आपको सारी जानकारी दे दी है। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में देखिए, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से संबंधित अधिमानी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब बाकी आप लोग पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे दोस्तों तृतीय चरण के बारे में। तो तृतीय चरण भी आप लोग देख लेना। अब हम तृतीय चरण में वही पेमेंट के बारे में बताया गया है, पेमेंट मोड के बारे में बताया गया है, नेट बैंकिंग। तृतीय चरण में आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड पेमेंट्स के थ्रू, अदर पेमेंट्स मोड के थ्रू आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नीचे चतुर्थ चरण में अगर बात करते हैं तो फोर्थ क्राइटेरिया में देखिए क्या बताया गया है कि तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात अभ्यर्थी जो है OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी नोट करके बताया गया कि अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित अभी नहीं करेंगे। नंबर 2 यहाँ पे शुल्क के बारे में बात करेंगे। मैंने 1 आपको बता दिया है, OTR के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी था और पेमेंट मोड के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब इस नोटिफिकेशन के नंबर 2 आवेदन शुल्क के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, OTR के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु यह एप्लीकेशन फीस है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको एप्लीकेशन फीस देना है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फीस है यह अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। नंबर 1, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल UR कैटेगरी, OBC एंड EWS के लिए इसमें मेल फीमेल सभी को काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग से फीस निर्धारित की गई है, फीमेल के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है। अनारक्षित UR कैटेगरी, मेल फीमेल, EWS मेल फीमेल, OBC मेल फीमेल, इनके लिए दोस्तों पुरुष महिला दोनों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेंगे एंड ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। तो टोटल 125 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेल फीमेल UR कैटेगरी, अनारक्षित या फिर EWS या OBC इनके लिए 125 रुपये की एप्लीकेशन फीस लगेगी। नंबर 2
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेल फीमेल दोनों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 65 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगेगी। दिव्यांगजन के लिए, दिव्यांगजन में मेल फीमेल दोनों आएंगे। परीक्षा शुल्क आपकी बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये लगने वाले हैं। नंबर 4, भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, यानी कि 65 रुपये भूतपूर्व सैनिक के लिए लगने वाले हैं। नंबर 3, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों परीक्षा से डिबार करने की कार्रवाई तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नोट, पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रख लें। तो पेमेंट करने के बाद भी उसका आप लोग प्रिंट आउट ले सकती हो, और आप जरूर ले लेना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष महिला लिखित परीक्षा, जो कि मुख्य लिखित परीक्षा की बात हो रही है, इसमें प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट नंबर 1 में अंकित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा व विकल्पी प्रकार का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) खा में प्रावधानित अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। यानी कि चयन जो है मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसका सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद फिर आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा, और इसी ये जो मुख्य लिखित परीक्षा है, मेंस है, मेंस का एग्जाम के बेस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, आपको जॉब मिलेगी। बाकी नंबर 5, वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष पद की कुल रिक्तियाँ 171 तथा स्टाफ नर्स महिला पद की कुल रिक्तियाँ 2069 हैं, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती हैं। पद की प्रकृति बताएं तो बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है, समूह खा की वैकेंसी है। वेतन की बात करते हैं तो लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी आपको मैक्सिमम जो है 1,42,400 मिलेगी, और इसमें जो आपकी ग्रेड पे होगी 46 रुपये ग्रेड पे यहाँ पे होने वाली है। सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे नोट करके बताया जा रहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष महिला पद का अधियाचन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अधियाचन प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जा सकता है। तो अभी दोस्तों इसका जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष महिला पद का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे अधियाचन प्राप्त होगा इसे इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों ओबीसी, इन्हें जो है आरक्षण का पालन किया गया है, और आरक्षण जो है नियमानुसार यहाँ पे दिया गया है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, वही आरक्षण के बारे में दोस्तों बताया गया है। उसके बाद ओटीआर के बारे में और कुछ जानकारी थी, मैंने ओटीआर के बारे में बता दिया है कि इसमें भी आप लोग अपना कैटेगरी जरूर सेलेक्ट कर लेना। बाकी अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, वे पात्र नहीं होंगे, वे लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना कर दी हो। जब तक महामहिम राज्यपाल छूट नहीं देते हैं तब तक आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नी हो वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और एक ऐसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही पत्नी हो, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, याद रखिएगा। अब नंबर 9 क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन में देखोगे तो स्टाफ नर्स पुरुष के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है और स्टाफ नर्स महिला के लिए अलग से क्वालिफिकेशन की जानकारी है। जैसा कि देखिए, स्टाफ नर्स पुरुष चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की वीडियो मैंने बना रखी, देख लेना। नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो फॉर्म भरोगे। अब क्या है कि 10वीं में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं में साइंस नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 10वीं में लेकिन साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो 10वीं में विज्ञान विषय है या 10वीं में साइंस सब्जेक्ट है और 12वीं आपने चाहे
कॉमर्स से कर रखा है, चाहे 12वीं आपने आर्ट्स से कर रखा है, चाहे 12वीं आपने पीसीबी से कर रखा है, चाहे 12वीं आपने पीसीएम से कर रखा है, लेकिन 10वीं में दोस्तों आपके साइंस होना चाहिए। 12वीं से कोई लेना देना नहीं है, बस 12वीं का आपके पास मार्क्सिट होना चाहिए। और आपने अगर जीएनएम कर रखा है और बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने 10वीं कर रखा है, साइंस सब्जेक्ट है, और 12वीं कर रखा है, 12वीं में सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा, बस 10वीं में साइंस होना चाहिए, और फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग पुरुष के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे पंजीकरण प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्रीकरण में डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके पास जो है देखिए, संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का या उत्तर प्रदेश साइकेट्री का दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, तो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपने जीएनएम कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, या आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग पुरुष नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। नंबर 2, स्टाफ नर्स महिला चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास है वही 10वीं में साइंस होना चाहिए। 12वीं में जो है अगर आपके पास पीसीबी है, पीसीएम है, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी है, लेकिन 10वीं में साइंस होना चाहिए, 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट हो, और आपने जीएनएम कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर, तो आप लोग जो है महिला के लिए फॉर्म भर सकती हो। इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। बस यही क्राइटेरिया है। साफ साफ मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों के लिए। अगर हम बात करते हैं तो स्टाफ नर्स मेल फीमेल दोनों के लिए 10वीं में साइंस होना चाहिए, 10वीं में साइंस होना चाहिए, 12वीं में कुछ भी होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है, बस 10वीं में साइंस होना चाहिए। अब 10वीं में साइंस है, 12वीं आपने कॉमर्स से कर रखा है, आर्ट्स से कर रखा है, बायोलॉजी है, मैथ है, कोई भी है, 12वीं से मतलब नहीं है, लेकिन 12वीं का आपके पास मार्क्सिट होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास है तो आप लोग जो हैं जीएनएम कर रखे हो, एक्सपीरियंस नहीं है या बिल्कुल फ्रेशर हो। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने जीएनएम कर रखा है और बिल्कुल फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको एक्सपीरियंस के बोनस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकती हो। क्लियर? जी हाँ। अब देखिए नीचे जो है यहाँ पे बोर्ड दिया गया, उत्तर प्रदेश के राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं। अगर इस बोर्ड से अगर आपने जो है 10वीं कर रखा है, तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। आपकी मार्कशीट यहाँ पे वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साफ साफ बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या परिषद 9/743 दिनांक 25 अक्टूबर 2016 द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। ये देखिए आप लोग जो है, जो लिस्ट दिया गया है, इसे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जो है इसे अपने हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष इसे स्वीकार कर लिया है। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से हाई स्कूल कर रखा है, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से आपने जो है अगर यहाँ पे 10वीं कर रखा है, तो भी आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो उत्तर प्रदेश ने इसे जो है समकक्ष माना है। ये जो बोर्ड है इसके समकक्ष मान लिया है। अगर आपने इसे 10वीं पास कर रखे हो, यहाँ पे देखिए टोटल अगर हम बात करते हैं, अगर आपने जो है यहाँ पे आप लोग देखिए ITI को भी, NCVT ITI को भी दोस्तों 10वीं के समकक्ष रखा गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पे ओपन स्कूल से अगर आपने 10वीं का रखा है, उसको भी दोस्तों समकक्ष रखा गया है, उसको भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। वहाँ से भी आप लोग अगर आपने जो है ओपन स्कूल से भी अगर आपने 10वीं का रखा, तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो ये लिस्ट दिया गया है, ये बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड के लिस्ट है। अगर इससे आपने 10वीं पास कर रखा है और आगे यहाँ पे 12वीं का लिस्ट है, देखिए इसी प्रकार निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा कक्षा 12 के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। तो जो ये बोर्ड है 12वीं का है। अगर आपने इस बोर्ड से 12वीं पास कर रखे हो, तो इसे भी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इंटरमीडिएट के समकक्ष रखा गया है।
अब इससे भी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, मैंने 10वीं का आपको बता दिया है, 10वीं का बोर्ड आपको दिखा दिया है, ये 12वीं का बोर्ड है। अगर आपने इससे 12वीं कर रखा है तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरे राज्यों के जो बोर्ड हैं, अगर आपने उससे जो है 10वीं या 12वीं कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे देखिए लिस्ट दी गई है, आप लोग चेकआउट जो है कर लेना। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो चयन जो है 100 अंकों का होगा, यानी 100 मार्क्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति रिवाज से तैयार की जाएगी। नंबर 1, लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी। नंबर ख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के बोनस मार्क्स एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। एक, संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। जैसे 1 साल संविदा के बेस पर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 2 साल संविदा के आधार पर एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 1 साल के 3 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और 5 साल का संविदा पर एक्सपीरियंस है तो 5 3 जा 15, यानी कि 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के बोनस मिलेंगे, और 85 अंकों का आपका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। तो टोटल अगर काउंट करोगे तो 100 मार्क्स की यहाँ पे प्रारंभिक लिखित परीक्षा होने वाली है। क्लियर है? जी हाँ। तो अगर आपके पास 1 साल का संविदा एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो 6, इसी तरीके से 3 साल का है तो 9 नंबर मिलेंगे। तो ये आप लोग देख लेना। बाकी 85 अंकों का आपका लिखित परीक्षा होगा। संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट नंबर 5 में दिया गया है। तो एक्सपीरियंस के बारे में अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, इसकी परिशिष्ट नंबर 5 में जानकारी दी गई है, मैं अभी वीडियो में बताऊँगा। बाकी अब देखिएगा, तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा देखिए 11 पॉइंट में है। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है, जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 को प्यारे दोस्तों आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष रखी गई है। इसमें ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को दोस्तों आयु सीमा में छूट मिलेगी। मैंने आपको बता ही दिया है कि ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में मिलने वाली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष छूट मिलेगी, इसलिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की 55 ईयर्स रखी गई है। बाकी आगे आप लोग पढ़िए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है। नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाफ नर्स पुरुष महिला। स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। नंबर 1 बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो अगर आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा और मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लोगे फिर आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा, उसके लिए आपको फिर से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। एवं अनारक्षित समान अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए और उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये लिए जाएंगे एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 225 रुपये आपसे मुख्य लिखित परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फीस लिए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 80 रुपये की एप्लीकेशन फीस एंड ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 105 रुपये एप्लीकेशन फीस एससी एसटी वालों से लिए जाएंगे मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फ्री है, लेकिन 25 रुपये इनसे भी एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। एंड उत्तर प्रदेश के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क 80 रुपये एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, यानी टोटल 105 रुपये एप्लीकेशन फीस भूतपूर्व सैनिकों से भी लिया जाएगा। एंड उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं जो महिला अभ्यर्थी हैं एवं जो कुशल खिलाड़ी हैं
अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। जैसे महिला हो, आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, तो जो एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस लिया जा रहा है वही आपको भी एप्लीकेशन फीस दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप महिला हो, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो या आप लोग बाहर राज्यों के रहने वाले हो, तो आपसे एप्लीकेशन फीस जो है 225 रुपये ले जाएंगे। नीचे मुख्य परीक्षा हेतु तिथियों तथा परीक्षा केंद्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जिनकी सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अब नोट करके बताया जा रहा है कि स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये आप लोग दोस्तों पढ़ लेना, ये आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनके प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर पाए जाने की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जाएगा, यानी कि डिबार कर दिया जाएगा। बाकी ओटीआर के बारे में बताया गया है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंक जन्मतिथि मान्य होंगे, यानी हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा। साफ साफ दोस्तों बताया गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, ये आप लोग देखिए 80 नंबर देखिए, सॉरी 60 नंबर देखिए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 40 नंबर में प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों सफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को, जो वैकेंसी है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि जो वैकेंसी है 2240 वैकेंसी है, इसके 15 टाइम्स, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देना, जितने आएंगे उतने कैंडिडेट को दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साफ साफ दोस्तों बताया गया है। नंबर 15 ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित कार्यकारी परीक्षा पद की अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस परीक्षा हेतु आवेदन ना करें, क्योंकि वे पात्र नहीं है। अगर आपके पास से अनिवार्य अर्हता यानी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो आप लोग फॉर्म ना भरो। 16 नंबर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस पे आपका एग्जाम होगा। अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करेंगे, यानी पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग ना करें। ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR आंसर शीट आपको मिलेगी और इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, OMR बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और आगे बताया जा रहा है नंबर 18 OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में, एक मूल प्रति एक ओरिजिनल कॉपी होगा तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति यानी कि कैंडिडेट कॉपी होगा, जिसमें परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR आंसर शीट की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी जो है अंतरीक्षक को जमा कर देंगे, अंतरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति कैंडिडेट कॉपी जो आपकी कॉपी रहेगी उसे अपने साथ ले आएंगे घर। नंबर 19 प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर रहेंगे। तो एक क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे A, B, C, D, जिसमें एक सही रहेगा वही आपको टिक करना है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि अगर आप लोग प्रत्येक उम्मीदवार जो है अगर प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी 1/3 या 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग देख लीजिए। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जो है, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके नंबर कटेंगे। अब कितने नंबर कटेंगे इसकी अलग वीडियो आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो मैं अच्छे से नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 0.33 मार्क्स शायद कट सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 यहाँ पे है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आधे नंबर का है। तो एक क्वेश्चन जब आधे नंबर का है तो फिर इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, याद रखिएगा। तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट करना। आगे देखते हैं दोस्तों,
यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेंगे, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नंबर 20, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% रखे गए हैं। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा या मुख्य लिखित परीक्षा होगा उसमें SC ST वालों को कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, जो कि 35% मार्क्स निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो कम से कम 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। तो 35% से कम मार्क्स नहीं लाना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे जो है मेरिट से बाहर हो जाएंगे, साफ साफ बताया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा प्रारंभिक मुख्य लिखित परीक्षा के स्तर पर योग्य मानक में कोई लाभ है या रियायत ना लिया गया हो, तभी आपको आरक्षित श्रेणियों में रखा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूट रचित सबमिट किया पाया जाता है तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध IPC की संगत धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। ये साफ साफ प्यारे दोस्तों बताया गया है। बाकी कैसे आवेदन करना है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से इन्होंने बता रखा है, ये आप लोग जो हैं देख सकते हैं। क्लियर है। अभी देखिए पेज नंबर 3 है। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में हम बात करते हैं। तो परिशिष्ट नंबर 1 में बताया गया है जिन नगरों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी वे निम्न प्रकार हैं। आपका एग्जाम सेंटर है प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ एवं गोरखपुर। ये आपके 5 एग्जाम सिटी सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक एग्जाम सिटी आपको देना है। या आप लोग प्रयागराज दे सकते हो, या आप लोग लखनऊ दे सकते हो, या गाजियाबाद दे सकते हो, मेरठ दे सकते हो, या गोरखपुर। दोस्तों वीडियो काफ़ी तेज़ी से बना रहा हूँ, सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हो सकती है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गलती नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी टेंशन मत लो, मैंने आपको सारी जानकारी काफ़ी अच्छे से दे दी है। अब हम बात करते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुछ प्रोफार्मा दिया गया है, आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। बस यहाँ पे सिलेबस बचा है और एक्सपीरियंस के मार्क्स किनके काउंट होंगे, और सोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट होंगे या नहीं, संविदा कर्मचारी जो हैं उनके एक्सपीरियंस के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। एक्सपीरियंस अनुभव प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। प्री का सिलेबस बताएंगे और मेंस का सिलेबस बताएंगे। बस आपका वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए प्री का सिलेबस देखते हैं। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा में ही दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परिशिष्ट नंबर 3 में प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा साफ साफ प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। नंबर 1 समान ज्ञान यानी जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक के होंगे, यानी मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक सही करना रहेगा। तो समान ज्ञान जीके से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। 1 क्वेश्चन 1/2 मार्क्स का या आधे नंबर का होगा। समान हिंदी से 20 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकारक के होंगे। नंबर 3 मुख्य विषय नर्सिंग से 120 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकारक के होंगे। कुल प्रश्न टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 85 अंक का होगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है। अब प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे देख लो, पाठ्यक्रम काफ़ी अच्छे से बताया गया है। नंबर 1 भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। ये हम जीके से बात करें, जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का होगा। नंबर 3 भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पाठ्यक्रम से आपके क्वेश्चन आएंगे। नंबर 6 भारतीय कृषि एग्रीकल्चर साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, तो भारतीय कृषि एग्रीकल्चर साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 7 समान विज्ञान जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे जीके में, और जीके में प्रारंभिक गणित यानी हाई स्कूल स्तर के मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अंक गणित से क्वेश्चन आएंगे, बीज गणित से क्वेश्चन रहेंगे और रेखा गणित से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जीके में आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन होगा, समान विज्ञान का भी क्वेश्चन रहेगा और भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन रहेंगे, ये याद रखिएगा। बाकी समान हिंदी का सिलेबस देखते हैं। समान हिंदी में नंबर 1 विलोम से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 2 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 3 अनेक शब्दों के एक शब्द से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 4 तत्सम एवं तद्भव शब्द से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 5 विशेष और विशेषण से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 6 पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग से, तो नर्सिंग से 15 सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग से 15 पाठ्यक्रम है, जिससे नर्सिंग से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 2 नर्सिंग की बुनियादी बातें से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर 3 प्राथमिक चिकित्सा जिसमें आपात स्थिति जैसे सब्जेक्ट टॉपिक से पढ़ लेना। अब प्राथमिक चिकित्सा में आपको पढ़ना है प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं नियम, इसके साथ ही आपात स्थिति जैसे आग, भूकंप, अकाल, इन सभी के बारे में पढ़ लेना। यह प्राथमिक चिकित्सा में रखा गया है और प्राथमिक चिकित्सा से भी क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे और जिसमें संचारी रोग आपको पढ़ लेना है। नंबर 5 मनोरोग नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 6 सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे, एमएसएन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 7 मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। और अब आगे देखते हैं, नंबर 8 बाल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 9 व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदंड से क्वेश्चन आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 11 मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 12 समाजशास्त्र से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 13 व्यक्तिगत स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे और नंबर 14 पर्यावरण स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे एंड नंबर 15 नर्सिंग में कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। तो यह दोस्तों प्री का मैंने सिलेबस काफ़ी अच्छे से बता दिया है। अब परिशिष्ट नंबर 4 मुख्य लिखित परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे देख लो। मुख्य लिखित परीक्षा का सिलेबस है जिसमें नर्सिंग से ही क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, समय अवधि 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक यहाँ पे 85 अंक रहेगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से नर्सिंग विषय में जिसमें लिखना रहेगा, नर्सिंग विषय में आप लोग हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। तो अगर आपको लिखना रहेगा तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा में लिख सकते हो। अब प्रश्न पत्र 1 रहेगा, समय अवधि 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक यहाँ पे 85 अंक का रहेगा। परीक्षा योजना पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय रहेगा। जो आपका 15 टॉपिक दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा का नर्सिंग का जो 15 पाठ्यक्रम है उसको ही आपको पढ़ना है, उसी से ही मुख्य लिखित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें खंड आ रहेगा, खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, अधिकतम शब्द सीमा 125 रहेगा। तो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, तो 25 अंकों का टोटल यहाँ पे होने वाला है। खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 25 अंक का होगा, अधिकतम शब्द आपको 125 शब्द में ही लिखना रहेगा और फिर आपको एक क्वेश्चन के 5 अंक दिए जाएंगे। एक खंड आ की बात कर रहे हैं। खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 4 प्रश्न हल करने होंगे। एक प्रश्न 15 अंक का होगा तो टोटल 60 नंबर का रहेगा। अधिकतम शब्द आपको 300 में लिखना रहेगा। क्लियर है? जी हाँ, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो मुख्य लिखित परीक्षा है हिंदी में आप लोग लिख सकते हो या आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अब लास्ट में देखते हैं परिशिष्ट नंबर 5 अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है और प्रोफार्मा है। यह अनुभव प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है, इसे आप लोग जो है देख सकती हैं। अब नीचे आओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जहाँ संविदा कार्मिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं जिनके पास स्टाफ नर्स पद का एक्सपीरियंस है, स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस रहेगा संविदा कर्मचारियों के लिए। ऐसा नहीं है कि सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद का एक्सपीरियंस है, वो माने नहीं होगा।
जो आपका पोजीशन है, जो आपका पोस्ट है वह स्टाफ नर्स होना चाहिए और स्टाफ नर्स के पद पर ही आपके पास संविदा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत स्टाफ नर्स का अनुभव मान्य नहीं होगा और यूपीसीएचओ का भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पोस्ट है, जो आपका पोजीशन है, यह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इसलिए मान्य नहीं होगा। लेकिन जो यूपी एनएचएम से स्टाफ नर्स पद पर एक्सपीरियंस ले चुके हैं या ले रहे हैं, वे लोग जो हैं फॉर्म भरिए, उन्हें एक्सपीरियंस के बोनस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब यूपी एनएचएम से आप लोग सीएचओ पोजीशन पर एक्सपीरियंस ले रखे हो तो आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत स्टाफ नर्स का अनुभव मान्य नहीं होगा, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपके पास स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, लेकिन आउटसोर्सिंग और यूपीसीएचओ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ बताया गया है। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही आपका पोजीशन नर्सिंग हो, फिर भी आपके एक्सपीरियंस काउंट नहीं किए जाएंगे। सचिव, तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक एक पॉइंट की हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया है, कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है इसकी जानकारी दे दी है। नंबर 2 क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है, क्वालिफिकेशन में मेल क्वालिफिकेशन फीमेल दोनों की क्वालिफिकेशन बता दी। नंबर 3 जॉब लोकेशन के बारे में बता दिया है, उत्तर प्रदेश होने वाली है। नंबर 4 यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया है, एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया है, एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दी है और टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है। साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी दे दी है। तो ये टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।